अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं कार्डियोवैस्कुलर फार्माकोलॉजी। तो जिसका फर्स्ट चैप्टर कैटजंग बुक में यूज़ कर रही हूँ, मिनी कैटजंग। उसमें फर्स्ट चैप्टर है ड्रग्स यूज इन हाइपरटेंशन, चैप्टर नंबर 11। तो चलें देखते हैं कि हाइपरटेंशन होती क्या है और इसके लिए कौन कौन से ड्रग्स हम यूज़ कर सकते हैं। हाइपरटेंशन बेसिकली एलिवेटेड ब्लड प्रेशर को कहते हैं, जब ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाए नॉर्मल वैल्यू से। अब हम ये जो है वो मेजर रिस्क फैक्टर है बहुत सारी सीवियस डिजीज़ के लिए, यानी कि अगर किसी को हाइपरटेंशन हो तो ख़तरा हो सकता है कि इसको बाकी डिजीज़ भी हो सकती हैं, जैसे कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। तो ये ख़तरे की बीमारी है। उसके अलावा जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है और अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी है, इन लोगों ने हाइपरटेंशन को क्लासिफाई किया है। तो वो क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है किसी हद तक। तो चलें देखते हैं। इन्होंने कहा है कि अगर हमारे पास जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो 120 नॉर्मल होता है ना, तो अगर इससे ज़्यादा हो लेकिन 130 से कम हो, तो इसको हम कहेंगे कि बीपी सिर्फ एलिवेटेड है। ठीक है। अब सेकंड जो चीज़ उन्होंने क्लासिफाई की है कि अगर सिस्टोलिक प्रेशर हमारे पास 130 से के बराबर या 130 से ज़्यादा हो लेकिन 140 से कम हो, इन इसके दरमियान में हो, तो हम कहेंगे इसको फर्स्ट स्टेज हाइपरटेंशन। इसी तरह उन्होंने कहा है अगर सिस्टोलिक प्रेशर 130 के बराबर हो या 140 के बराबर हो या 140 से ज़्यादा हो, तब हम कहेंगे ये स्टेज 2 हाइपरटेंशन है। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। और स्टेज 1 और स्टेज 2 हाइपरटेंशन दोनों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, ये बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन है। तो इस पैराग्राफ में यही चीज़ें हम मेंशन है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जो है वो देखते हैं कि हम कौन कौन से ड्रग्स इधर पढ़ेंगे। हाइपरटेंशन जो है वो बहुत ही उसके ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं और हम देखेंगे कि कौन कौन से ड्रग्स हैं। बहुत सारे ड्रग्स की क्लासेस हैं, तो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ड्रग्स की टाइप्स हैं और फिर उनके क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, किस तरीके से वो जो है वो हाइपरटेंशन को ट्रीट करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। उसके अलावा हम इस पैराग्राफ में देख लेते हैं इसमें क्या मेंशन है। उन्होंने इसमें मेंशन किया है कि लेस देन 20% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हाइपरटेंशन जो है वो किसी और फैक्टर की वजह से कॉज होती है, जैसे कि फियोक्रोमोसाइटोमा का हमें पता है कि इसमें जो है वो नॉरएपिनेफ्रिन वगैरह बहुत ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो जब ये ट्रांसमीटर्स बहुत ज़्यादा रिलीज़ होंगे तो फिर ये अल्फ़ा बीटा रिसेप्टर्स पे एक्ट करेंगे और फिर वास्कुलर रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करेंगे। इसी तरह फिर वो हाइपरटेंशन कॉज करेंगे। अदर कॉजेज़ हैं कोएक्टेशन ऑफ आयोटा, एड्रीनल कॉर्टिकल ट्यूमर्स। तो ये सेकेंडरी कॉजेज़ हैं, इनकी वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकती है और ऐसे केसेस लेस देन 20% हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसी हाइपरटेंशन के केसेस भी होते हैं जो इडियोपैथिक होते हैं। इडियोपैथिक मीन कि जिसका कॉज हमें नहीं मालूम होता है। प्राइमरी और एसेंशियल हाइपरटेंशन भी उसे कहा जाता है। ठीक है। उस केस में फिर हम किसी भी ड्रग से उसको जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसी हाइपरटेंशन जो कि इडियोपैथिक हो, उसमें जो नॉर्मल सेट पॉइंट है ना हाइपरटेंशन का, वो बढ़ जाता है। यानी कि हाइपरटेंशन का जो सेट पॉइंट है उसको बढ़ा दिया जाता है। लेट्स सपोज बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा हो जाता है कि नॉर्मल समझा जाता है कि 130 है नॉर्मल। तो होता ये है फिर इस केस में जब हम कोई ड्रग देते हैं हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए, तो वो ड्रग जो है वो फौरी तौर पे ब्लड प्रेशर को लो कर देता है। लेकिन फिर सेट पॉइंट तो बॉडी का ज़्यादा है ना, तो बॉडी फिर कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स के थ्रू इस बीपी को दोबारा इंक्रीज़ करने की कोशिश करती है। तो वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स हर ड्रग्स के अलग अलग हैं और बहुत सारे हैं। जैसे कि बॉडी क्या कर सकती है, मैं आपको ग्राफ के थ्रू समझाती हूँ। जब भी हमने हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट के लिए कोई ड्रग दिया तो फौरी तौर पर ब्लड प्रेशर जो है वो हमारे पास डिक्रीज़ हो गया है। अब बॉडी ने जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म करना है, एक वो होगा कि ये सिंपैथेटिक आउटफ्लो को डिक्रीज़ कर देगा और दूसरा ये कि ये रेनिन की सिक्रीशन को इंक्रीज़ कर देगा, क्योंकि अगर रेनिन इंक्रीज़ होगा तब जो है वो हाइपरटेंशन जो है उसको दोबारा से मतलब फ्लूइड रिटेंशन बॉडी में ज़्यादा हो जाएगी और फिर ब्लड प्रेशर जो है वो एलिवेट हो जाएगा। तो फिर क्या होता है इस केस में कि हमें इन दो कंपनसेटरी मैकेनिज़म्स को भी रोकने के लिए ड्रग्स देने पड़ते हैं ताकि दोबारा से जो है वो हाइपरटेंशन ना हो जाए। तो यहाँ पे डायग्राम में साफ दिख रहा है कि इन दोनों को रोकने के लिए फिर हम डायूरेटिक्स और बीटा ब्लॉकर्स वगैरह देते हैं ताकि बाद में जो इनके एडवर्स इफेक्ट्स हैं उनसे हमें मुश्किल ना हो। ठीक है। तो अब हम ड्रग्स की
पहली क्लास जो ड्रग्स की हमारे पास है वो है डायूरेटिक्स। लेकिन इससे पहले मैं समराइज़ करना चाहूँगी जो हमने पीछे पढ़ा, तो हम जल्दी जल्दी समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि हाइपरटेंशन जो है वो मेजर रिस्क फैक्टर है सीवियस एमआई वगैरह के लिए, कार्डियक स्ट्रोक वगैरह के लिए। फिर हमने पढ़ा कि एलिवेट 120 से अगर बीपी ज़्यादा हो लेकिन 130 से कम हो तब हम इसको एलिवेटेड कहते हैं। अगर 130 के बराबर हो और 130 से ज़्यादा हो लेकिन 140 से कम हो तब स्टेज 1 हाइपरटेंशन होती है। और अगर 140 के बराबर हो या 140 से ज़्यादा हो तब हम स्टेज 2 हाइपरटेंशन कहते हैं। ये स्टेजेस याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हमने पढ़ा कि 20% ऐसे केसेस होते हैं जो कि सेकेंडरी के फैक्टर्स की वजह से होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, फियोसाइटोक्रोमो वगैरह। उसके अलावा इसेंशियल हाइपरटेंशन जो होती है जो कि प्राइमरी होती है, जो कि इडियोपैथिक होती है, उसमें ऐसा होता है कि हमारे जो बीपी का सेट पॉइंट है ना वो नॉर्मल 120 होता है लेकिन उससे बढ़ चुका होता है सेट पॉइंट बॉडी का। तो जब हम कोई ड्रग देते हैं जिससे बीपी हम लो करते हैं फौरी तौर पर, तो फिर बहुत सारे कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स होते हैं जो कि उनको इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं बीपी को दोबारा से और सेट पॉइंट पर लाने की कोशिश करते हैं जो कि बढ़ चुका है। तो इस वजह से जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स होते हैं उनको भी रोकने के लिए हम हाइपरटेंशन के साथ ड्रग्स देते हैं ताकि बाद में दोबारा से ब्लड प्रेशर बढ़ ना जाए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डायूरेटिक्स। बेसिकली हम पढ़ते हैं डायूरेटिक्स ब्लड प्रेशर को कैसे इंक्रीज़ करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं, सॉरी, इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं। डायूरेटिक्स क्या करते हैं, ये यूरिन आउटपुट को इंक्रीज़ कर देते हैं। जब ये यूरिन आउटपुट को इंक्रीज़ करते हैं तो बॉडी का जो ब्लड वॉल्यूम होता है, ब्लड वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से बीपी भी डिक्रीज़ हो जाता है। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डायूरेटिक्स का, कि ये यूरिन आउटपुट को इंक्रीज़ कर देते हैं जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है और बीपी भी फिर डिक्रीज़ हो जाता है। अब डायूरेटिक्स जो है वो उसको डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, उसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है। लेकिन यहाँ पे हमें जितनी बुक में डिटेल लिखी मैं आपको उतना ही बता देती हूँ। यहाँ पे 2 डायूरेटिक्स जो है वो उनका जिक्र आया है, एक है थायजाइड्स और दूसरा है लूप डायूरेटिक्स। तो मैं आपको बताती चलूँ जो चीज़ें याद रखनी है इस चैप्टर के लिए, ये कि ये जो थायजाइड्स हैं ये माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं, जबकि जो लूप डायूरेटिक्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, वो हम हाइपरटेंसिव क्राइसिस में यूज़ करते हैं, यानी कि सवेयर हाइपरटेंशन में हम यूज़ करते हैं। और इनके जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स आते हैं वो बहुत मिनिमम है। तो इतना ही काफ़ी है डायूरेटिक्स को याद रखना इस टॉपिक के लिए, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है सिंपैथोप्लेजिक्स। तो अब मैं आपको बताती हूँ सिंपैथोप्लेजिक्स होते क्या हैं। ये वो ड्रग्स होते हैं जो कि सिंपैथेटिक फंक्शन को जो है वो डिक्रीज़ करते हैं। अब सिंपैथेटिक फंक्शंस कौन कौन से हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम को अगर हम एक्टिवेट करें तो क्या होता है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होता है, आर्टेरियल रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ होता है, वो इंक्रीज़ होता है। उसके अलावा भी बहुत सारे इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम सिंपैथोप्लेजिक्स यूज़ करें तो वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के इफ़ेक्ट को डिक्रीज़ कर देते हैं। तो इसका मतलब वो कार्डियक आउटपुट को भी डिक्रीज़ कर देते हैं, वो रेजिस्टेंस को भी डिक्रीज़ कर देते हैं। तो इसकी मदद से वो फिर हम जो है वो बीपी को भी डिक्रीज़ कर लेते हैं। अब इसका मैकेनिज्म मैं आपको अच्छे से बताऊंगी क्योंकि बहुत सारे सिंपैथोप्लेजिक्स हैं अलग अलग और उनके मैकेनिज्म्स भी अलग अलग हैं। तो हम देखते हैं कि वो कैसे करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी जो है सिंपैथोप्लेजिक की वो है बैरोरिसेप्टर सेंसिटाइजिंग एजेंट्स। अब देखते हैं कि ये किस तरीके से जो है वो बीपी को कम करते हैं और सिंपैथेटिक सिस्टम के इफ़ेक्ट को कम करते हैं। अब होता क्या है, जो बैरोरिसेप्टर सेंसिटाइजिंग एजेंट हैं उसमें हमारे पास आता है विरेट्रम अल्कोलॉइड। इसको आप अच्छे से याद रखें, ये नाम है। बेसिकली होता क्या है, नॉर्मली हम बैरोरिसेप्टर को देख लें, ये होते हैं नेक में हमारे पास। जब भी बीपी इंक्रीज़ होता है तब ये डिटेक्ट करते हैं बीपी इंक्रीज़ को और फिर ये इन टर्न क्या करते हैं, जाके जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको डिक्रीज़ कर देते हैं कि तुम्हारी वजह से बीपी बढ़ा है, तुम डिक्रीज़ हो जाओ, और फिर पैरासिम्पैथेटिक को बढ़ा देते हैं। तो इन शॉर्ट ये जब बीपी इंक्रीज़ को सेंस करते हैं तो ये सेंस यानी कि सिंपैथेटिक सिस्टम को डिक्रीज़ कर देते हैं। अब हम लोगों ने देखना है कि बैरोरिसेप्टर सेंसिटाइजिंग एजेंट्स जो होते हैं वो कैसे बीपी को कम करते हैं। होता ये है कि जो बैरोरिसेप्टर नर्व्स होती हैं ना, उनको उनकी सेंसिटिविटी को ये इंक्रीज़ कर देते हैं। ये जो बैरोरिसेप्टर सेंसिटाइजिंग एजेंट है वो बैरोरिसेप्टर नर्व की सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करने का मतलब ये है कि अगर बीपी बड़ा ना भी हो, अगर बीपी नॉर्मल भी हो तब भी ये उसको
एज एन इंक्रीज्ड बीपी डिटेक्ट करेंगे। जब ये नॉर्मल बीपी को भी इंक्रीज्ड तौर पर डिटेक्ट करेंगे, ये स्ट्रेच होंगे क्योंकि अब ये सेंसिटिव हो चुके हैं, तो ये नॉर्मल बीपी की वजह से भी ये स्ट्रेच हो जाएंगे। जब स्ट्रेच होंगे इन्हें लगेगा कि बीपी बढ़ा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं। तो फिर ये क्या करेंगे, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देंगे, जिसकी वजह से जितने भी सिंपैथेटिक फंक्शंस बीपी को इंक्रीज़ कर रहे हैं ना, वो सारे डिक्रीज़ हो जाएंगे और फिर बीपी इन टर्न डिक्रीज़ हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी ना समझ आए, यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट बॉक्स। अब जो नेक्स्ट क्लास है हमारे पास, सिंपैथोप्लेजिक्स दैट एक्ट इन द CNS। अब इधर से पढ़ने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं जो कि आपको मदद देगा। CNS में सिंपैथोप्लेजिक्स कहाँ पे एक्ट करते हैं? मेनली जो हमारे पास होते हैं ना, प्री साइनेप्टिक टर्मिनल, वहाँ पे होते हैं हमारे पास अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स। जब अल्फ़ा 2 एगनिस्ट यहाँ पे आके एक्ट करता है ना, तो ये जो इसके अंदर से रिलीज़ होने होते हैं हमारे पास, रिलीज़ होने होते हैं ट्रांसमीटर्स जो कि सिंपैथेटिक फंक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, वो फिर रिलीज़ नहीं हो पाते, जिसकी वजह से सिंपैथेटिक एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है। जैसे कि अगर यहाँ पे कोई भी अल्फ़ा 2 रिसेप्टर एगनिस्ट आएगा, जैसे कि क्लोनिडीन हो गया, मिथाइल डोपा हो गया, ये यहाँ पे एक्ट करके जो भी न्यूरोट्रांसमीटर है, सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर है, उसको रिलीज़ होने नहीं देगा। जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ नहीं होगा तो वो फिर अपना एक्शन भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इस वजह से जो है वो फिर सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी और जो है वो ब्लड प्रेशर को भी डिक्रीज़ कर देगा। तो ये था इसका मैकेनिज़्म। बाकी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ। अल्लाह।